आइए इतिहास के सागर में एक बार फिर गोते खाएं और ईंटें, मनके और अस्थियां के कुछ और मोती चुन कर के लाएं। तो कक्षा 12वीं के पहले अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियां के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 पार्ट्स में हमने चर्चा की थी पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल पर, आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता पर, निर्वाह के तरीकों पर, मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर और सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। इसके साथ ही साथ हमने चर्चा की थी शिल्प उत्पादन और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों पर। आज भाग 3 में हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में, उनकी लिपि, बाट, प्राचीन सत्ता और साथ ही साथ अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या के बारे में। अब हड़प्पा सभ्यता में मोहरों और मुद्रांकन, जैसा कि आप यहाँ मुद्रांकन का चित्र देख रहे हैं, यह रोपड़, हरियाणा से मिला है। मिट्टी के इस टुकड़े पर कई मोहरों की छाप दिखाई देती है। ऐसा क्यों? हम यदि वर्तमान काल से तुलना करें तो जब भी हम कोई सामान दूर दराज के क्षेत्र में भेजते हैं, कोरियर से भेजते हैं, तो उसको अच्छे से बंद किया जाता है ताकि कोई छेड़छाड़ हो तो पता चल जाए। आजकल भी जब सरकार किसी जगह को सील करती है तो ताले के ऊपर एक लाल से रंग के लाख से, उसको लाख कहते हैं, उससे उसको सील किया जाता है। उन दिनों में भी कल्पना कीजिए, अगर सामान से भरा एक थैला हम एक जगह से दूसरी जगह पर जब भेजते होंगे तो उसका मुंह रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या एक से अधिक मोहरों से उसे दबाया गया। इससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। अब अगर ये थैला जिस तक पहुंचना है, अपने पहुंचने के गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक बिना टूटे अगर पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि थैले के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है और जो उस पर मुद्रण किया गया है उससे उसके बेचने वाले की पहचान का पता चलता है। अब अगर आजकल हम देखें तो कई जगह स्टैंप का प्रयोग किया जाता है। इंक पर उसको छाप लगाई और उसको पेपर पर जोर से छाप दिया, तो उसी तरह से उन दिनों उस पर मुद्रांकन किया जाता था गीली मिट्टी से। अब अक्सर एक वर्गाकार मोहर, जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं, वर्गाकार मोहर मिली है। इस मोहर पर जानवर उत्कीर्णित है जो एक श्रृंगी का मतलब होता है एक सींग वाला लगता है और उसके ऊपर एक पंक्ति में कुछ लिखा है। हो सकता है कि मालिक का नाम और उसकी पदवी को यह दर्शाता हो। अब कुछ इतिहासकारों या विद्वानों का यह मानना है कि इस पर बना चित्र, जो आमतौर पर जानवर का ही था, शायद अनपढ़ लोगों को इसका अर्थ समझाने के लिए उत्कीर्णित किया होगा। क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोग लिखा हुआ तो पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ जो आयताकार तरह की मोहरें मिली हैं, उन पर कोई भी चित्र उत्कीर्णित नहीं है, उन पर केवल और केवल कुछ लिखा हुआ मिला है। जब हम कहते हैं कि मोहरों पर कुछ लिखा हुआ मिला है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि लिखने के लिए लिपि होगी। अब यहां प्रश्न उठता है, लिपि क्या है? जब कभी आप देखिए, हिंदी भी हम लिखते हैं तो हिंदी को जब हम बोलते हैं तो हिंदी है, जब लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए देवनागरी लिपि चाहिए। तो हड़प्पा में भी जो लिखा गया है उसकी लिपि रही होगी, लेकिन हड़प्पा लिपि को आज भी एक रहस्यमय लिपि माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह लिपि आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है। फिर भी जो अनुमान लगाया गया है कि ज्यादातर अभिलेख जो मिले हैं वो छोटे हैं,
सबसे लंबा हड़प्पाई लिपि में अगर कोई अभिलेख मिला है, उसमें है लगभग 26 चिन्ह। अब यह लिपि पढ़ी तो नहीं जा सकी है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही गई है। क्या? कि यह लिपि वर्णमालीय नहीं है। वर्णमालीय अर्थात जैसे कि देवनागरी लिपि में हर चिन्ह एक स्वर या व्यंजन को दर्शाता है, इसीलिए उसे वर्णमालीय कहा गया है। लेकिन हड़प्पाई लिपि वर्णमालीय नहीं है, ये चिन्हात्मक है, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से लेकर 400 के बीच मानी गई है। ऐसा लगता है कि यह लिपि उर्दू की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह बात कैसे कही जा सकती है? कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, जबकि बाईं ओर यही अंतराल संकुचित दिखता है। अगर हम तुलना करें तो वर्तमान समय में जैसे हम हाशिया खींचते हैं, यानी जहां से हम लिखना शुरू करते हैं और वाक्य के अंत तक आते आते अगर जगह कम पड़ जाती है, तो हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ा सा संकुचित करके वाक्य के अंत तक आते आते इसी लाइन में यह वाक्य पूरा हो जाए। इसी आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि लिपि को लिखने वाले ने अपनी दाईं ओर से लिखना शुरू किया और बाईं ओर जगह कम पड़ गई। मोहरों पर, तांबे के औजारों पर, मर्तबान के मुंह पर, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर, आभूषणों पर, अस्थि छड़ों पर इस तरह की लिखावट मिली है। अभी भी आप कई बार देखते हो, धातु के बर्तन होते हैं, उस पर मालिक का नाम खुदा हुआ होता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय में भी ऐसा होता होगा। तो इसीलिए जो है ऊपर में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है जो दर्शाता होगा कि इसका मालिक कौन है। यहां चित्र में आप देख सकते हैं एक प्राचीन सूचना पट्ट है। सूचना पट्ट यानी जो आपको कोई सूचना बताता है। जिस तरह से विद्यालयों में भी आप देखते हैं कि बाहर सूचना पट्ट होता है, उस पर कोई ना कोई विद्यालय से संबंधित सूचना लिखी हुई होती है। तो उसी तरह एक प्राचीन सूचना पट्ट मिला है। इस सूचना पट्ट में चिन्ह बने हुए हैं। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हो सकता है कि जो खत्म हो जाती हो यानी नष्ट प्राय चीजें जो है उस पर भी लिखा जाता होगा। तो इसका क्या ये अर्थ हुआ कि ज्यादातर लोग पढ़ लिख सकते थे? यानी कि क्या साक्षरता व्यापक थी? ये एक प्रश्न चिन्ह है और आज भी अनुसंधान का विषय है। आजकल आपने देखा होगा, सब्जी खरीदते हैं या सुनार के पास गए तो सुनार एकदम छोटे छोटे बाटों का उपयोग करते हैं और सब्जी वाले के पास किलो, 2 किलो, आधा किलो के बाट होते हैं। उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में हमें चर्ट नाम के पत्थर के बने बाट मिले हैं, लेकिन इन बाटों पर आम तौर पर कोई भी निशान नहीं था। ये बाट घनाकार थे और लेन देन के एक बहुत ही सूक्ष्म और शुद्ध प्रणाली से ये नियंत्रित थे। उस समय उनके बाट 2 तरह के थे। आप यहां चित्र में भी उसको देख सकते हैं। वो कौन से 2 तरह के थे? एक वो थे जो निचले मानदंड यानी द्विआधारी अर्थात छोटे बाट थे। द्विआधारी मतलब 1, 1, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से 12,800 तक थे। दूसरे वो बाट थे जो ऊपरी मानदंड यानी दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। शून्य की खोज का कोई भी सबूत नहीं मिलता है उस समय में। छोटे बाटों का प्रयोग शायद आजकल की तरह आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। और धातु के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। अच्छा, यहां हैरान करने वाली बात है कि शहर बिल्कुल नियोजित है, जल निकास प्रणाली एकदम नियोजित थी,
लेन देन के लिए बाटों की एकदम शुद्ध प्रणाली थी। ईंटें एक समान अनुपात की प्रयोग की गई और ऐसा भी नहीं था कि किसी एक ही केंद्र पर ईंटें बनती थी। हम देखते हैं कि जम्मू से लेकर गुजरात तक सारे क्षेत्र में एक समान अनुपात की ईंटों का प्रयोग हुआ है। विशाल दीवार और चबूतरों के निर्माण के लिए बहुत अधिक श्रमिकों की व्यवस्था करनी होती होगी। क्यों? क्योंकि मकान बनाने से पहले चबूतरे बनाए जाते थे। तो ये सारी बातें क्या इशारा करती हैं, क्या संकेत देती हैं? ये संकेत देती हैं कि हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कोई ना कोई सत्ता तो जरूर होगी, लेकिन सत्ता के केंद्र या सत्ताधारी लोगों के बारे में सीधे सीधे उत्तर हमें इस सभ्यता के संबंध में अभी तक तो नहीं मिले। हालांकि मोहनजोदाड़ो में मिले एक विशाल भवन को इतिहासकारों ने एक महल बताया है, लेकिन अगर ये महल है तो इससे संबंधित कीमती वस्तुएं भी तो मिलनी चाहिए, लेकिन इससे संबंधित कोई भी भव्य वस्तु नहीं मिली है। हां, मोहनजोदाड़ो से एक दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति जरूर मिली है, जैसा कि आप यहां चित्र में देख सकते हैं। इसे इतिहासकारों ने पुरोहित राजा का नाम दे दिया है। क्यों कहा पुरोहित राजा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आज के इराक क्षेत्र में अस्तित्व में थी, वहां पर उस समय पुरोहित राजा हुआ करते थे और उसी के आधार पर सिंधु क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने समानताएं खोजकर ये अनुमान लगाया। लेकिन इसमें समस्या ये है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और अनुष्ठानिक प्रथाओं के बारे में अभी तक ठीक से समझा नहीं जा सका है। शायद जिस दिन यह लिपि पढ़ी जाए उस दिन इस सभ्यता से संबंधित बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। अभी तो केवल मात्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के आधार पर यह कह दिया गया है कि अनुष्ठानों का निष्पादन करने वाले लोगों के पास ही शायद राजनीतिक सत्ता होती होगी, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर कुछ कुछ ऐसा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में राजा थे ही नहीं और सब लोगों की सामाजिक स्थिति एक जैसी थी। लेकिन कुछ दूसरे इतिहासकार ये मानते हैं कि एक नहीं कई शासक थे और हर शहर का अपना शासक था। जैसे मोहनजोदाड़ो का अपना राजा, हड़प्पा का अपना राजा, उसी तरह से बाकी स्थलों के भी अपने अपने राजा। लेकिन एक और वर्ग इतिहासकारों का वो ये मानता है कि यह पूरा का पूरा एक ही राज्य था, क्योंकि जिस तरह जम्मू से लेकर गुजरात तक एक समान अनुपात की ईंटें मिली हैं, एक जैसे बर्तन मिले हैं, एक से बाट हैं, मोहरे हैं, नियोजित बस्तियां एक सा नियोजन है, बस्तियां कच्चे माल के स्रोत के पास स्थापित हैं। ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि यह एक ही राज्य था और सारे सबूतों को, सारे साक्ष्यों को देखते हुए सबसे आखिरी परिकल्पना ही सबसे सही और युक्तियुक्त लगती है, क्योंकि पूरा का पूरा समुदाय इकट्ठा होकर जटिल फैसले ले और उन्हें कार्यान्वित करे, बड़ी मुश्किल सी बात है। हड़प्पा लिपि से हमें प्राचीन सभ्यता के बारे में जानने में कोई मदद नहीं मिलती है। जो कुछ भी हम हड़प्पाई जीवन के बारे में जान पाए हैं वह सब भौतिक सबूतों के आधार पर है, जैसे बर्तन, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, क्योंकि कई जैविक पदार्थ जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडा, ये सब
वक्त के साथ सड़ जाते हैं, और वह भी भारत की जलवायु में, जहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो जो कुछ भी वस्तुएं हमें मिली हैं वो या तो पत्थर की है, या पक्की मिट्टी की है, या धातु की है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जब हम अतीत को जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ समस्याएं सामने आती हैं, और वो समस्याएं हैं अतीत के पुनर्निर्माण की समस्याएं। तो हमें एक बात याद रखनी है कि आज भी अगर हम देखें तो जो चीज हमारे किसी उपयोग की नहीं रह जाती, टूट जाती है, उसी को तो हम फेंकते हैं। बाकी चीजें तो पुनर्चक्रित यानी रिसाइकल हो जाती हैं। ऐसा तब भी होता था। कोई चीज जो महंगी है या अक्षत यानी साबुत जुड़ी हुई एकदम ठीक अवस्था में मिली है, वह या तो अतीत में खो गई होगी, या उसको इकट्ठा करके सहेज कर रखने के बाद उसके मालिक ने हो सकता है कहीं घड़े में दबा कर रख दिया होगा, तो वो उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर पाया या भूल गया। तो जो ऐसी खोजें आज के समय में हुई वो संयोग से हुई। तो अतीत को जोड़कर देखने के दो पहलू हैं। पहला है खोजों के वर्गीकरण की समस्या, जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि किस चीज को हम विलासिता की वस्तुएं और किसे हम उपयोगिता की माने। और दूसरी समस्या है व्याख्या की समस्या। जब भी पुरातत्वविदों को कोई चीज मिलती है तो वो सबसे पहले अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। आप यहां चार्ट में भी देख सकते हैं खोजों का वर्गीकरण दो आधार पर। एक है प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर, यानी वस्तु जो है वो पत्थर की है, मिट्टी की है, धातु की है, या अस्थि यानी हड्डी की है, या हाथी दांत की है। दूसरा थोड़ा सा जटिल है, लेकिन वस्तु की उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यानी पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि कोई भी प्राचीन वस्तु जो मिली है वह औजार है, आभूषण है, या दोनों है, या कि वह वस्तु अनुष्ठानिक यानी पूजा पाठ से संबंधित अनुष्ठानिक प्रयोग की है। और उपयोगिता के आधार पर किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ आधुनिक समय में प्रयोग होने वाली वस्तु से उसकी समानता के आधार पर भी की जाती है। जैसे जो चक्कियां मिली हैं, आजकल भी चक्की का इस्तेमाल होता है, मनके मिले हैं, पत्थर के फलक मिले हैं, बर्तन हैं, इन सब के बारे में समझ वर्तमान समय में इन सामानों की उपयोगिता के आधार पर अनुमानित की गई है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने के लिए पुरातत्वविद ये भी देखते हैं कि यह जो वस्तु है वो मिली कहां पर है। घर में मिली, नाले में मिली, कब्र में मिली, या भट्टी में मिली। कभी कभी जब आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से समानता के आधार पर पता ना चल पाए, या जिस जगह पर वह मिली है इससे भी ना पता चल पाए, तब कुछ अप्रत्यक्ष सबूतों के आधार पर पता लगाने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के लिए कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर उनके पहनावे के बारे में जानने के लिए हमें कुछ अप्रत्यक्ष सबूतों को आपस में जोड़ना पड़ता है। जैसे मूर्तियों में किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, तो इन दो सबूतों को जोड़कर इतिहासकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तक हड़प्पा मोहर को नहीं समझा जा सका है। क्यों? क्योंकि पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला है। खोज जारी है और इसका अनुमान केवल उसके सांस्कृतिक अनुक्रम यानी कि वह कहां पर मिली और
मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना करके उसके संदर्भ को समझने की कोशिश की गई है। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या में दूसरी समस्या आती है व्याख्या की समस्या। सबसे अधिक समस्या आई है हड़प्पा वासियों के धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में। शुरुआती पुरातत्वविदों को लगता था कि जो वस्तुएं या चीजें थोड़ी अलग सी, असामान्य सी या अपरिचित सी लगती हैं, तो वो हो सकता है कि धार्मिक महत्व की होंगी। जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, आभूषणों से लदी हुई नारी की मिट्टी की मूर्ति। इस मूर्ति में इस नारी ने सिर पर ताज जैसा कुछ पहना हुआ है, यानी कि सिर पर विस्तृत प्रसाधन है, तो इसको कह दिया गया मातृ देवी की मूर्ति। दूसरी मूर्ति, जैसा कि आप यहां चित्र में देख रहे हैं, दुर्लभ पत्थर से बनी हुई पुरुष की मूर्ति है। इसमें उसे एक हाथ घुटने पर रखकर योगी की तरह बैठा हुआ दिखाया गया है और साथ में है पुरोहित राजा की मूर्ति। इन सभी को असामान्य और अपरिचित सा मानते हुए धार्मिक प्रथाओं के संग जोड़ दिया गया है। कुछ संरचनाओं के संबंध में भी व्याख्या की समस्या आती है, जैसे विशाल स्नानागार और कालीबंगन और लोथल में मिली वेदियां, जो आप यहां चित्र में भी देख सकते हैं। इसी तरह यहां चित्र में आप कुछ मोहरें देख रहे हैं। इस पर शायद कुछ अनुष्ठान के दृश्य बने हैं। एक में पेड़ पौधे और एक श्रृंगी यानी एक सींग वाला कोई पशु है। हो सकता है यह प्रकृति पूजा का संकेत हो। और दूसरी मोहर में जानवरों से घिरे पालथी मारे हुए ध्यान की मुद्रा में बैठा एक योगी है। इस योगी को हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक शिव के प्राचीन रूप यानी आद्य शिव की संज्ञा इतिहासकारों ने दे दी है। यहीं आप चित्र में कुछ शंक्वाकार वस्तु देख रहे हैं, जिसे शुरुआती इतिहासकारों में से एक अर्नेस्ट मैके ने कहा कि ये जो है लाजवर्द मणि या जैस्पर या अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकु हैं, जो बड़ी सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए हैं और इनकी ऊंचाई 2 इंच से भी कम है। ये या तो लिंग हो सकते हैं या हो सकता है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। इसकी तुलना आप वर्तमान समय में चेस बोर्ड से भी कर सकते हैं। यहीं पर आप एक और चित्र देख रहे हैं, जिसको एक हड़प्पा शमन की संज्ञा दी गई है। शमन यानी वह व्यक्ति जो जादू और इलाज करने की शक्ति होने के साथ साथ दूसरी दुनिया से संपर्क भी साधने की शक्ति रखता है। इन प्रथाओं के पुनर्निर्माण में हमें एक बात याद रखनी बेहद जरूरी है। वो है कि पुरातत्वविद ज्यादातर ज्ञात से अज्ञात यानी वर्तमान से अतीत की ओर जाते हैं, क्योंकि आरंभिक और बाद की परंपराओं में कुछ न कुछ समानता होती है। यह नीति पत्थर की चक्कियों और बर्तनों के संबंध में तो सही लगती है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों के संदर्भ में कुछ संदिग्ध सी लगती है। आद्य शिव से जहां तक तुलना की बात है, तो शुरुआती धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ है। उसमें रुद्र नाम के एक देवता का उल्लेख आता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन कमाल बात तो यह है कि शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति यानी जानवरों और मवेशियों के स्वामी और ना ही योगी के रूप में दिखाया गया। तो यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र से तो मेल खाता ही नहीं है। तो फिर क्या यह कोई शमन है, यानी जादू से इलाज करने वाला और दूसरी दुनिया से संपर्क साधने वाला व्यक्ति है, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं? ये आज भी एक शोध का विषय है।
इतने दशकों में जितनी खोज हुई है उससे हम हड़प्पा अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बेहतर जानते हैं, सामाजिक भिन्नताओं के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं, सभ्यता की कार्यप्रणाली के बारे में भी कुछ कुछ पता है। हो सकता है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और भी बहुत कुछ जान पाएं। अगर एक द्विभाषिक अभिलेख यानी दो भाषाओं में, एक वो भाषा जो हड़प्पाई लिपि में है और दूसरा जिसको अब तक हम जान पाए हैं, तो एक भी द्विभाषिक अभिलेख अगर मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर शायद मिल जाए। हालांकि हमने ये तो कह दिया कि विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी, लेकिन फिर भी यह पुनर्निर्माण आज भी संदिग्ध है। साक्षरता कितनी थी? हड़प्पाई कब्रिस्तान में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? स्त्री पुरुषों से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर आज भी नहीं मिले हैं। क्या महिलाएं बर्तन बनाती थी या केवल उन्हें रंगने का काम करती थी जैसा कि आजकल होता है? या दूसरे शिल्पकर्मी क्या करते थे? नारी मूर्तियों का उपयोग क्या था? ये सब अनुसंधान के विषय हैं। हो सकता है और अनुसंधान होने के बाद भविष्य में इन रहस्यों पर से पर्दा उठ सके। तो आज हमने चर्चा की हड़प्पाई मोहरें, लिपि, बाट, प्राचीन सत्ता और अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याओं पर, जिसके अंतर्गत हमने बात की मोहरों और मुद्रांकनों के बारे में, हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि कैसे है इसके बारे में, बाट, प्राचीन सत्ता और अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याओं के अंतर्गत खोजों का वर्गीकरण और व्याख्या की समस्याओं पर। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ और इसकी खोज के बारे में। धन्यवाद।